जब कोई आदमी आपके बीच में कहेगा जी हम आपके लिए मूवमेंट में काम करना चाह रहे हैं, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं जी हाँ, आप अपनी जाति में जाकर के काम क्यों नहीं करते। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो भी हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने जैसे शुरुआत की, अगर मैं शुरुआत तथागत बुद्ध से करूं, तथागत बुद्ध ने भी जातियां तोड़ने की बात कही है। और एक बहुजन समाज की जो परिसंकल्पना तथागत बुद्ध ने की थी, और उसकी शुरुआत, उस शुरुआत से लेकर के आज तक का जो सिनेरियो रहा है समाज का, बड़े पैमाने पर आज भी जातियों में से नई जातियां निकलती जा रही हैं। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बनते करुणाशील राहुल जी लगातार इन विषयों पर काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जैसे अगर किसी एक जाति में आपको बू आती है, बदबू आती है, तो फिर हमारे जो टीम के जिम्मेदार साथी हैं, जो अपना आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं या किसी मूवमेंट के पुरोधा कहते हैं, वो फिर जातियों की डेंटिंग पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा जो मूवमेंट था, महापुरुषों का जो आंदोलन रहा है, वो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन का आंदोलन था। हमें उस बीमारी से कंप्लीटली खत्म करने का मुहिम थी हमारी। आपने देखा होगा जैसे जिन लोगों से जो बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, जहां पर भी उनकी ड्यूटी होती है, जहां वो पहुंचते हैं, उससे पहले उसकी पूरी बायोग्राफी पहुंच जाती है कि ये कौन है, किस जगह से आया है, किस जाति का है। ये सारे के सारे विषय उनके पास पहुंच जाते हैं। जब उनके पास पहुंच जाते हैं तो उनको फिर जातियों के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। और आपने ये भी बात नोट की होगी कि अगर किसी साथी को आप जातियों तोड़ने की बात कहेंगे, या आप कहेंगे कि भाई आप लोगों ने मूवमेंट में हमारे साथ काम करना चाहिए, तो उन लोगों का कहना जी धीरे धीरे होगा, ये जो काम है बहुत समय लगेगा, बहुत धीरे धीरे होगा। और जब हमारी टीम के जिम्मेदार साथी उनको कहते हैं कि अगर आपके शरीर का कोई अंग खराब हो जाए या आपको कोई बीमारी लग जाए, तो क्या आप उस बीमारी को क्या धीरे धीरे ठीक करते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके अंगूठे में गैंग्रीन हो गया है, या आपके जो पैर में जहां ज्वाइंट है वहां गैंग्रीन हो गया है और उसको काटना ही पड़ेगा, तो क्या हम उसको कहते नहीं नहीं जी धीरे धीरे काटेंगे। जाति एक बीमारी है, और इस बीमारी से जितना जल्दी निजात पाया जाए, हमें उससे निजात पाना चाहिए। जब हमारे महापुरुषों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, हमारे महापुरुषों की जो लंबी लिस्ट है, जो एक बहुत लंबी फेरिस्त है, उन्होंने इसको बायकाट किया है, तो फिर हम इसका मतलब उसके चिपके हुए हैं। तो आप साथियों ये स्वीकार करें कि हम उसी आदमी की व्यवस्था को मान रहे हैं जो हमारे ऊपर जबरदस्ती व्यवस्था थोपना चाहता है। रही बात तथागत बुद्ध के बाद जितने भी संत और रहबर आए, संतों ने हमेशा इसका विरोध किया है। आप गुरु रविदास जी के बारे में खूब नारे लगाते हैं, और नारों के साथ में आप लोग कहते हैं कि तथागत बुद्ध के बाद में संत गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि जात जात में जात है, जू केलन को पात्र रविदास मानुष जुड़ ना सके तब तक जात न जात। जब तक जातियां खत्म नहीं होती, हम जिस भी कॉर्नर में जाएंगे इतनी सारी जातियां हैं, जैसे केलों के पत्ते हैं। आप उतारते जाएं, आप सोचेंगे वो लकड़ी है, लेकिन उसमें लकड़ी नहीं मिलती, आपको पत्ते ही पत्ते मिलते हैं। और उसके बाद में जब आप लोग देखते हैं तो उन पत्तों के बीच में इस तरीके से जातियां हमारे बीच में भी ऐसे घुसी हुई। आप किसी भी एक जगह बैठ जाए, वहां इतनी सारी जातियां हैं। तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि जब तक जातियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य जुड़ नहीं सकता है, हम आपस में जुड़ नहीं सकते। लेकिन आज अगर हम गुरु रविदास जी की बात करें, जो हरियाणा, पंजाब और जो यूपी हरियाणा से लगता जो क्षेत्र है, या हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, या थोड़ा सा राजस्थान का क्षेत्र है, हमारे साथी गुरु रविदास जी को अपना रहबर मानते हैं, और वो सबसे ज्यादा गीत गाते हैं। कह रविदास चमारा अणखी पुत्र चमारा दे जिन्हें उच्च रुतबे पाए। और गुरु रविदास जी के स्टेज पर चढ़ करके उनके कार्यक्रमों में, उनके सत्संगों में हम जातियों से इतने ज्यादा चिपके हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ महापुरुषों की बात कर रहे हैं, बाकी जो महापुरुषों ने हमें सिद्धांत दिए हैं, हम उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। पाखंडवाद से जुड़ी हुई जितनी भी व्यवस्था है, उसके साथ में जातियां और पाखंड, ये मान के चलो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप ये ना समझे कि पाखंड और जातियां अलग हैं, दोनों एक साथ में चलती हैं। आप जिस भी बेल्ट में जाएंगे, हर बेल्ट की एक जाति है, और उस जाति का एक अपना धर्म है, उसका एक कल्चर है, उसका अपना एक अलग तरीका है
काम करने का। अगर एक बिरादरी में जाएंगे वो बलि देता है, कोई तो बकरे की बलि देता है, कोई भेड़ की बलि देता है, कोई पिग की बलि देता है। मतलब हर आदमी के अपने एक सिस्टम है। उनके क्षेत्रीय देवता है, एक जाति है, किसी का लाल बेग देवता है, किसी का कोई समसखा देवता है, किसी का कहीं से देवता आ जाता है, उनके लोकल उनके देवता है। इसका मतलब ये है कि जातियों के बीच में इतनी सारी अंधविश्वास और इतना सारा पाखंड लिपटा हुआ है। आप जब तक उस गैंगरिंग को खत्म नहीं कर देते तब तक मानुष जुड़ नहीं सकते। संतों में आप कबीर साहब की बात करेंगे, गुरु रविदास की बात करेंगे, या इसके बीच में जितने भी हमारे संत गुरु आए, सब ने जातियों को नकारा। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें जाति तोड़ो समाज जोड़ो की, जब हम बात करते हैं तो भी हम उससे ऊपर उठ नहीं पाए। आज बहुत बड़े जो अम्बेडकर थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना रहबर मानते हैं, अगर आप उन लोगों को भी देखोगे तो उनके घर में भी जब आप उनके बच्चों की शादियां होती हैं तो आप ये देखेंगे कि वो भी अपने बच्चों की शादी कहेंगे जी बौद्ध रीति से होगी। और जब उनसे पूछा जाता भी लड़का किस बिरादरी से या लड़की किस बिरादरी से, तो वो बताते हैं जी है तो अपने, लेकिन जो बौद्ध हो गई। इसका मतलब हमने बौद्ध भी अपनी ही जाति में साथियों खोजे। पिछले दिनों की बात थी, मैं एक बार फरीदाबाद में एक वक्तव्य के रूप में मैं गया, वहां मुझे मौका दिया तो वहां उन्होंने देखा कि उन्होंने बैकवर्ड क्लासेज में सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा 4 बिरादरियों के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, और साथ के साथ में जो अम्बेडकराइट लोग थे वो भी उनमें बुलाए हुए थे। मुझे उन्होंने बोलने का मौका दिया। मेरे से पहले जो वक्ता साथी थे उन्होंने अपनी बातें रखी। जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उनकी वर्डिंग थी जी ऐसा है, हम जो मौर्य, सैनी, कुशवाहा या हम जो भी और बिरादरी के लोग हैं वो सारे के सारे मिल करके हम प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें आप लोग हमारे कार्यक्रम में आना, आपकी जाति के लोग आना। मैंने कहा भाई ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर आपके जो प्रोग्राम होंगे तो हम अपनी जाति के लोगों को आपके बीच में लेके आएंगे, इससे जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो मुहिम है वो कामयाब हो जाएगी। फिर कहता है कि जी जब आपका कोई विहार होगा उसमें मैं अपना बौद्ध भिक्षु, हमारी बिरादरी का बौद्ध भिक्षु लेके आऊंगा, और जब हमारा कोई प्रोग्राम होगा तो आप अपनी बिरादरी के बौद्ध भिक्षु को लेकर के आना। अब जैसे मुझे मौका मिला मैंने कहा भाई अगर आप बौद्ध भी बन गए हैं, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो की आप बात भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि जी आपका बौद्ध विहार मेरा बौद्ध विहार, हमारा बौद्ध भिक्षु तुम्हारा बौद्ध भिक्षु, इसका मतलब है कि आप अभी भी जातियों का जो षड्यंत्र है उसको समझ नहीं पाए। हमारे महापुरुषों ने आप लोगों को जातियों को तोड़ने की बात कही है। आप ज्योतिबा फुले जी के बारे में जब आप लोग चर्चा करते हैं, उनकी जो किताबें हैं, किस तरीके से उनको गुलाम बनाया गया और किस तरीके से उन्होंने गुलामी की बेड़ियों के बीच में हमारे लोगों को जकड़ा। जो उनके अछूतों की कैफियत है, कैफियत का मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा ना, कैफियत पूछो, इस तरह का एक गाना भी आता है। तो कैफियत का मतलब होता है, ये उर्दू का शब्द है जहां तक मेरा मानना है। तो कैफियत का मतलब हालात। तो उन्होंने अछूतों की जो कैफियत है, अछूतों की जो हालात है, उसे रूबरू कराने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी है। हमें खाली गुलामगिरी और जो किसान का कोड़ा है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। महापुरुषों ने जितने भी बुक्स लिखी है, जितने भी उन्होंने हमारे बीच में किताबें लिख करके दी हैं, मेरा निवेदन है साथियों से वो एक बार पढ़नी चाहिए। हकीकत में जो ज्योतिबा फूले की बड़ी बड़ी पोस्टर लगा करके जन्मदिन पर हलवा पूरी बांटते हैं, उन लोगों को ही नहीं पता है कि हमारे महापुरुष चाहते क्या थे। आप अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, अगर उन्होंने स्कूल भी खोले हैं, उनके साथ माता सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के जो स्कूल खोले, तो उसमें एक जाति का बच्चा नहीं पढ़ता था, भिन्न भिन्न जातियों के लोग उसके अंदर शामिल थे। अगर आप उन्होंने कुआं खोदा अपने ही घर में, जैसे पूना के अंदर जब आप लोग जाते हैं वहां उनका एक कुआं है, और उस कुएं पे उन्होंने लिख दिया कि यहाँ कोई भी जाति बिरादरी का नाम नहीं है, इसमें सभी लोग मिलकर के यहाँ इस कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि वहां जातियां आपस में इतनी ज्यादा जकड़ी हुई थी, आपस में एक दूसरे को वो देख करके खुश नहीं थे। प्रबुद्ध साथी, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप अपने महापुरुषों की जो लंबी लिस्ट है, एक लंबी जो फेरिस्त, आप उसको उठा करके देखेंगे तो उन्होंने दिन प्रतिदिन जातियां तोड़ने की बात कही है, जातियों को खत्म करने का उन्होंने मुहिम चलाई है।
लेकिन अगर आज वर्तमान संदर्भ की आप बात करेंगे तो जातियां इतनी ज्यादा मजबूत होती जा रही है कि आप देखेंगे गाड़ियों के पीछे जातियां लिखी हुई हैं। और जात जात में जात है जो केलन को पात, गुरु रविदास जी को मानने वाले लोगों की अगर जातियों की बात करेंगे तो कहीं तो उसको चमार बोला जाता है, कहीं उसको सूत्रकार बोला जाता है, कहीं उसको बलाया बोला जाता है, कहीं मेघवाल, और अब एक जाटव के नाम से और ज्यादा प्रचार होना स्टार्ट हो गया है। और आप थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे, कहीं होलाया, कहीं पोलाया, कहीं मादिगा, कहीं माला। इतनी सारी कास्ट आपस में अ, जकड़ने लगी हैं एक दूसरे को, और ऐसा लगता है कि जो महापुरुषों ने बात कही वो सिर्फ कागजों के बीच में कही है और किताबों के अंदर लिख करके दी है। और ऐसा लगता है ये आप लोगों के लिए नहीं, ये किताब खाली आप लोगों ने उनको अपने पास रखने के लिए या अपनी अलमारियों को सजाने के लिए कि मेरे पास बहुत सारी किताबों की लिस्ट है, ऐसा लगता है वो खाली इस बात के लिए दी गई है। प्रबुद्ध साथियों, जब तक आप लोग जातियों को या जो भी आपकी गोत्र प्रथाएं इनको खत्म नहीं करोगे, तब तक जो महापुरुषों का आंदोलन है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। अब बात आती है बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा जितने भी संत गुरु आए उनके बाद में जैसे मूवमेंट हमारी यहाँ तक आई, उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने वो काम जीरो से शुरू ना करके जहां हमारे महापुरुष छोड़ के गए उस काम को उससे ऊपर के लिए शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा जातियों के माध्यम से, जातियों के कारण सबसे ज्यादा जलालत झेली। बाबा साहब जहां भी गए उनका अपमान हुआ, स्कूल में गई वहां उनका अपमान हुआ। उसके बाद में जो वो कहीं नौकरी लगे, प्रोफेसर लगे, वहां उनका अपमान हुआ। जब उन्होंने वकालत की तब उनका अपमान हुआ। और उसके बाद में जो वो बाबा साहब किसी अ, राजा के वहां, जब सयाजी गायकवाड़ के वहां नौकरी की उन्होंने बड़ौदा में, जिसको 23 सितंबर को आप लोग सभी प्रोग्राम मिल करके मनाते हैं, वो जब काम हुआ तो उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वही जलालत भरी बातें रही। बाबा साहब ने वहां भी तकलीफ झेलनी पड़ी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लास्ट जो एनालिसिस किया, जो मूल्यांकन किया, उस मूल्यांकन में बाबा साहब ने कहा कि जो जातियां हैं वो ही इसका सबसे बड़ा कारण है, और जातियों के कारण ही हमारे लोगों के साथ भेद होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश में पढ़ने के लिए गए तो वहां बाबा साहब ने देखा कि यहाँ और हमारे देश में दिन रात का फर्क है। और दिन रात का फर्क है क्योंकि जो काम मैं यहाँ रह करके कर सकता हूँ, जो मैं पढ़ाई यहाँ रह करके कर सकता हूँ, मैं मेरे देश में इस तरीके से बैठ करके नहीं पढ़ सकता। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ, जो जातीय रूप में जो देते हैं वो मेरे पीछे पीछे चलता है, और हर आदमी को पता चल जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो थीसिस है, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, कि भारत में जो जातियां हैं और उनकी उत्पत्ति है, उनका फैलाव, उनका उद्भव हुआ कैसे, उन विषयों पर बाबा साहब अम्बेडकर की जो थीसिस है उसके अंदर ये सारे के सारे बातें बताई हैं। और आप लोगों ने उसके बाद में बाबा साहब का जो मूल्यांकन है, एनालिसिस है, या जातियों को खत्म करने के लिए जो बाबा साहब ने टॉपिक दिया है, जिसका नाम है जातियों का विध्वंस, जातियों का मूल विनाश, एनाइलेशन ऑफ कास्ट के नाम से सभी साथी जानते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की उस किताब के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक उन्होंने उठाए कि ये लोग कहते हैं कि जो जाति है वो इस धर्म के ऊपर कलंक है, और बाबा साहब कहते हैं कि ये कलंक उस धर्म के ऊपर नहीं है, ये जो कलंक है जिसको आप लोग जातियों का कलंक कहते हैं, वो जाति हमारे मुंह मुंह के ऊपर लिपि हुई कालिक है। और इसको, इसका जो ठेका है उसको खत्म करने की जो जिम्मेदारी है वो खाली हमारी नहीं है, उनकी, उन लोगों की नहीं है कि वो लोग इसको खत्म करेंगे, वो जिम्मेदारी हमारी है, हमें इसको खत्म करना होगा। और बाबा साहब के साथ जो प्रताड़ना हुई, बाबा साहब को जो जलालत झेलनी पड़ी, उसके बाद में बाबा साहब ने फिर इसके खिलाफ बिगुल बजाया और जातियों को खत्म करने के लिए उन्होंने फिर मुहिम चलाई और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। और बाबा साहब ने कहा कि यहाँ कोई जाति, यहाँ कोई धर्म, यहाँ कोई विशेष संप्रदाय या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप कहाँ से आए तो आप क्या बनेंगे। इसमें ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जैसे हिंदू धर्म के अंदर तो दरवाजा है कि ऊपर पे एक आदमी बैठा, फिर बीच में कोई और है, फिर और है, फिर नीचे हम बैठे हैं। तो बाबा साहब ये नहीं कह रहे कि भाई हमें ऐसे होना है। बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता हूँ। और साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सारा काम आपके लिए करके दिया है। आज वर्तमान संदर्भ में आप देखेंगे वो सगुफा छोड़ते हैं,
एक आदमी को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों बताया कि हनुमान जो देवता थे फला बिरादरी से थे। दूसरा उन्होंने आ, एक मिनट से लाइट चली गई थोड़ा सा। दूसरा उन्होंने ये भी पिछले दिनों की बात है, एक और आया, एक परशुराम के ऊपर सब गाड़ी से कनेक्ट हो गया था फोन। तो जैसे इन्होंने शगुफा छोड़ा है, एक एक बिरादरी के लोगों को अपने आप से जोड़ने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया है। लोगों को लगता है कि ये जो नाम ले रहे हैं एक देवता का किसी जाति से जोड़ने का, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। साथ ही ये व्यवस्थित काम है, ये उनके पीछे एक लॉजिक है। इन्होंने कहा कि जो परशुराम है, लोगों को पता है कि सभी जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं परशुराम को अपना देवता मानते हैं। और जैसे इन्होंने देखा कि जो जांगड़ा जाति है, जो खाती जिसको बोलते हैं, कहीं बढ़ई बोलते हैं, कहीं बाड़ी बोलते हैं, कहीं जांगड़ा बोल देते हैं, कहीं सुथार बोल देते हैं। उन लोगों को बीच में इन्होंने देखा कि जो जांगड़ा है वो अपना आपको जांगड़ा ब्राह्मण लिखते हैं। अभी पिछले दिनों पलवल से एक साथी शहीद हुए थे और उन्होंने दिनेश शर्मा अपना नाम लिखा हुआ था। बाद में जब उनके गांव में गई, जब झगड़ा हुआ तो पता चला कि दिनेश शर्मा नहीं थे, ये दिनेश जांगड़ा थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई जो जांगड़ा लोग हैं, जो खाती लोग हैं, वो अपने नाम के पीछे शर्मा लगाते हैं। तो इन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया कि जो परशुराम है वो बाड़ी थे, बड़ी जाति से थे वो, जिसको बड़ई बोलते हैं, जिसको खाती बोल देते हैं। वो खाती थे क्योंकि लकड़हारे का काम था, लकड़ियों का काम था, इसलिए उनके हाथ में जो वो है कुल्हाड़ी है, उसमें बीटा लकड़ी का लगा हुआ है, और इसलिए वो खाती थी। मतलब लोगों के बीच में वो ऐसी ऐसी सगुफे छोड़ देते हैं, लोगों को बीच में इतना सारी प्लानिंग करते हैं, और वो एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये सारी की सारी प्लानिंग वो अपने वहां ऑफिस में बैठ करके बढ़ाते हैं, और वो बंद कमरों में प्लानिंग बनाते हैं, रात के बीच में सगुफा छोड़ देते हैं। अब जो कुम्हार जाति थी उनको बोला कि तुम तो प्रजापति के वंशज हो, महाप्रजा वो प्रजापति ने ऐसे ऐसे किया, तब तुम अपने पीछे प्रजापति लगाओ, प्रजापति लगाने शुरू हो गए। साथियों, वो लोग प्लानिंग के साथ करते हैं, वो जातियों को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें जातियों को मजबूत नहीं करना। अब बाबा साहब अम्बेडकर के बाद की अगर आप बात करेंगे तो जातियों के ऊपर सबसे ज्यादा अगर चोट मारी है, उसके बाद की अगर हम देखें तो साहब कांशीराम जी ने सबसे ज्यादा चोट मारी है। जो आज का सब्जेक्ट डॉक्टर धम्म संदेश जी ने आपके बीच में रखा है, ये सब्जेक्ट ही साहब कांशीराम का, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। साहब ने मुहिम चलाई, भिन्न भिन्न जातियों के बीच में जाकर के साहब ने मुहिम चलाई और लोगों को जाकर के साथ ही जोड़ने की कोशिश की। आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल में देना चाहूंगा। एक बार हिमाचल प्रदेश में एक मीटिंग थी, एक कार्यक्रम था, और वो जो कार्यक्रम था वो जनरल कास्ट के लोगों ने वो कार्यक्रम किया था। उसमें साहब कांशीराम चीफ गेस्ट थे। और जैसे ही साहब उस कार्यक्रम में गए तो साहब के साथ में हमारे जितने भी लोग थे जो साहब से जुड़े हुए थे, आप किसी भी कास्ट का नाम ले सकते हैं, बेसिकली शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग साहब के साथ सबसे ज्यादा होते थे। तो जैसे ही साहब के साथ वहां गए तो मंच सजाया हुआ था, और मंच के ऊपर जैसे ही साहब बैठे तो साहब के साथ साथ जो हमारे लोग थे वो भी जाकर के बैठ गए। और बैठते साथ वो जो मंच था वो इतना कमजोर था, हमारे लोगों का जो वजन था उसको सहन नहीं कर पाया, और वो मंच टूट गया। मंच के ऊपर अफरा तफरी मची, और जैसे मंच पे अफरा तफरी मची तो उसके बाद में वहां व्यवस्थित किया गया, साहब को थोड़ी देर के लिए साइड में ले गए और जितने भी लोग थे एक साथ में हुए, और उसके बाद उस मंच को दोबारा से तैयार किया, और फिर साहब को वहां बोलने का मौका दिया। फिर साहब मंच के ऊपर चढ़े तो साहब ने सबसे पहले भिड़ते ये टॉपिक उठाया कि भाई देखो, मैं जो आप लोगों को मैसेज देने के लिए आया हूँ, बस आज ये मंच के ऊपर ही मैसेज देना चाहता हूँ। मेरा मैसेज इतना है कि आप देखो कि आपने मंच बनाया, अर्थात 15% लोगों ने ये मंच बनाया, और उसके ऊपर 85% लोग मंच के ऊपर बैठ गए, और बैठते साथ मंच टूट गया। अब आप ये सोचो, अगर 15% के ऊपर 85% बैठ गया, अगर आप लोगों ने अपनी आदत नहीं सुधारी, तो जैसी मंच की हालात है ऐसी तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। तो साहब कहते हैं कि सोच लो भाई, इस बात को आप लोगों ने अपने आप को कैसे ठीक करना है। बस इतना ही मैं आप लोगों को संदेश देने के लिए आया हूँ।
अगर आप लोग आज से पहले काफी लंबे अरसे से 85% लोगों के सिर के ऊपर आप लोग 15% बैठते आए हो, और आज पहली बार 85% 15% लोगों के मंच पे ही बैठा है, सिर पे नहीं बैठा। अगर सिर पे बैठ गया तो तुम्हारे क्या हालात होगी। तो इसलिए आप अपनी आदत को सुधारो, और आगे से इन जातियों को तोड़ करके तुम भी, जो हमने बहुजन समाज की संकल्पना की है, परिसंकल्पना की है, आप लोग इसमें शामिल हो जाओ। तो साथियों, साहब ने जो मुहिम चलाई उसमें यही सब्जेक्ट था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और वो मुहिम लंबे समय तक चलाई, और भारत के कोने कोने में जाकर के जो हमारे कैडराइज साथी थे, जो मूवमेंट को जानते थे, मूवमेंट को मानते थे, जिनको साहब काशीराम जी ने तैयार किया, वो गांव गांव जाकर के इन विषयों पर उन्होंने काम किया। और देखने में ये आया कि बड़े पैमाने पर जातियों में से लोगों को निकाल करके उनको तैयार किया गया, उनको बताया कि आपके समाज के ये महापुरुष रहे हैं, इन्होंने समाज में ये काम किया, तुम अपने एरिया में जाकर के लोगों को बताओ। आप लोगों ने अगर साहब काशीराम की जो एक स्पीच है कभी सुनी हो आप लोगों ने, वो स्पीच वहां की है, कुआलालंपुर की। एक दलित फेडरेशन वहां हो रही थी, साहब वहां उस कार्यक्रम में गए थे। और जब साहब यहाँ से गए थे तो एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको भी लेके गए थे, साथ में फूलन देवी को भी लेके गए थे, रामविलास पासवान को, और भी जो दलित जो एक्टिविस्ट थे उनको भी साहब लेकर के गए थे। तो साहब को जब वहां मौका मिला तो साहब ने कहा जाति के ऊपर बारीकी से, कि लोग कहते हैं कि जो जातियां हैं वो भगवान की देन है। साहब कहते हैं कि जातियां, ये लोग कहते हैं भगवान की देन है। साहब कहते हैं कि लेकिन मेरा मानना है कि जो जाति है ये भगवान की देन नहीं है, किसी शैतान की देन है। और ये शैतानियत का उनका मकसद था कि जातियां बनी रही। और आज से पहले जितने भी जो लोग हैं उन्होंने जाति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके राजनीति में अपने आप का वर्चस्व स्थापित किया है, अपने आप को उन्होंने मजबूत किया है। और साहब कहते हैं कि जो जाति है वो दो धारी तलवार है, वो दोनों तरफ चलती है, सामने वालों को भी काटती है और अपने खुद को भी काटती है। ये चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस जातिगत तलवार को किस तरीके से चलाता। अगर उसने सही तरीके से नहीं चलाई तो वो दूसरों को भी काटेगा, खुद भी कटेगा। और साहब कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता ने बड़े पैमाने पर जाति का इस्तेमाल किया। यहाँ जाति का इस्तेमाल मैं क्यों कहना चाहूंगा प्रबुद्ध साथियों, मैंने एक किताब पढ़ी है जिसमें तेंजिंग नोरगे उनका नाम है। एक माउंट एवरेस्ट विजेता रहा है, दुनिया का पहला माउंट एवरेस्ट विजेता है, जिसमें दो थे। एक जर्मनी के थे, नाम मेरे दिमाग से उतर गया है उनका, और साथ में ये तेंजिंग नोरगे, दोनों ही माउंट एवरेस्ट पर गए थे, पहले विजेता रहे हैं दोनों, वहां चढ़े। और उसके बाद में जब उनको सम्मानित किया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको बुलाया। जब उनको सम्मानित किया गया, वहां पहुंचे, तो उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने कहा, उस किताब के अंदर वो सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, वो कहते हैं कि पंडित जी, मैं अपना जो एरिया है राजनीति में शामिल होकर के मैं अपने एरिया को थोड़ा सा चमकाना चाहता हूँ। और हमारा जो एरिया है वहाँ हमेशा बर्फ रहती है, और जो नौजवान उनके पास कोई ट्रेनिंग का विशेष साधन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उस एरिया पर भी काम किया जाए ताकि लोगों को आगे बढ़ा जा सके। वो बुद्धिस्ट थे, तेंजिंग नोरगे, आप अगर किसी साथी ने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि तेंजिंग नोरगे, तुम कुछ भी सुविधाएं ले, आप कहेंगे वहां ट्रेनिंग सेंटर है या एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, मैं वो सारी मुहैया कराऊंगा, लेकिन कभी भी भूल करके भी राजनीति में आने की कोशिश मत कर। इसका मतलब साथियों क्या हुआ, अगर जवाहरलाल नेहरू वास्तव में राजनीति से परेशान थे तो इंदिरा गांधी को ना कहते कि तू राजनीति में आकर के यहाँ देश की प्रधानमंत्री बन। इसका मतलब वो जातियों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके हमारे लोगों पर राज और शासन करने की तो प्लान बना रहे हैं। उनकी पीढ़ियां तो राजनीति में है, लेकिन उन्होंने तेंजिंग नोरगे को इसलिए रोक दिया कि जो बुद्धिस्ट फिलोसफी का लोग है, बुद्धिस्ट सोच का लोग है, अगर ये राजनीति में आ गया तो ये अपने और लोगों को इसमें शामिल करके बड़े पैमाने पर फिर ये फैल जाएगा और लोगों में चर्चा का विषय हो जाएगा। लेकिन साथियों, हम बड़ी तकलीफ की बात है कि हम खुद तेंजिंग नोरगे को इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो चर्चा का विषय नहीं रहा, और वो हमारे से वो जुड़े हैं, लेकिन अगर वो कोई और होते तो पूरी दुनिया उनको जानती। कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो जातियां हैं
सबसे ज्यादा उन्होंने जातियों का इस्तेमाल किया। तो साहब कांशीराम कहते हैं कि नेहरू ने बड़े पैमाने पर जातियों का इस्तेमाल किया, लेकिन आज साहब कह रहे हैं कि मैं भी न जातियों को इस्तेमाल करके इनको इकट्ठा करूंगा और मजबूत करके इनको एक जगह शामिल करके मैं एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाऊंगा, और भाईचारा बना करके फिर मैं इस सबको राजनीति में इनके खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगा। और साथियों, आप लोगों ने इस बात को देखा है, साहब ने जीते जी जब इसको इस्तेमाल किया तो 3 बार साहब ने भारत के सबसे बड़े सूबे में सरकार बनाई, चौथी बार में सरकार साहब के जाने के बाद में बनी, वो आप लोगों ने देखा। इसका मतलब क्या है कि जातियों का जो समूह है उसको साहब ने इकट्ठा करके उसका नाम दे दिया बहुजन। हालांकि जो बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है, ये नारा तथागत बुद्ध ने दिया। इसका मतलब क्या, जो बहुत सारे लोग, बहुजन का मतलब केवल एक पार्टी नहीं है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन का मतलब है बहुत सारे लोगों का दल, बहुत सारे लोग मिलकर के जिस काम को करेंगे वो बहुजन है। और जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनका आप कुछ भी कह सकते हैं 15% या कुछ भी कह सकते हैं, वो अल्पजन है। लेकिन सबसे ज्यादा हावी आप लोगों के ऊपर कौन है, क्यों है? क्योंकि हम जातियों से चिपके हुए हैं। और जो जातियों का जो आधार है, जो बेस है, जो धुरा है, वो धुरा ही जाति को पकड़े हुए है। जिस दिन ये धुरा, जातिगत तो धुरा टूट जाएगा, साथ ही में जो इनकी व्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा जाएगी। आप लोगों को अगर महापुरुषों पे ही चर्चा करनी है, आप लोगों को महापुरुषों की बात माननी, मेरा निवेदन है तमाम टीम के साथियों से, जब आप लोग इन विषयों पर काम कर रहे हैं, आप बौद्ध भी हैं, गौतम भी हैं, आप लोग सैनी भी हैं, शाक्य भी हैं, मौर्य भी हैं, कुशवाहा भी हैं, आप यादव भी हैं, आप जो कुमार हैं, सैनी हैं, बहुत सारी जो बिरादरियां आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा नहीं बनाना चाहती, वो एक अलग सब्जेक्ट, आप रोटी बेटी का उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन कम से कम सामाजिक रूप से एक जगह बैठना तो शुरू हो जाओ। कम से कम सामाजिक के साथ साथ में राजनीतिक रूप से एक जगह बैठना शुरू हो जाओ। साथ के साथ में कम से कम आप लोग जो आपका इकोनॉमिकल जोन है, जो अर्थ का क्षेत्र है, उसमें एक साथ एक दूसरे के साथ लेन देन करना तो शुरू हो जाओ। फिर आप देखना आपकी व्यवस्था कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, अगर इन विषयों पर बातचीत की जाए साथियों, तो ये इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है। हर एक बिरादरी में एक ऐसा महापुरुष हुआ है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। अगर आप यादव समाज में जाएंगे तो जो अपने जो साथी हैं, गायक साथी हैं शशि जी, वो गीत गाते हैं उठ लाल ललई के, ललई सिंह यादव के ऊपर उनका एक बहुत बेहतरीन गीत है, कभी मौका मिले तो आप उनको सुनना। तो ललई सिंह यादव ने बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम किया है। और जो बुद्ध एंड धम्मा है, जिन्होंने उस टाइम पर इसको ट्रांसलेट किया था, अम्बेडकर जो मूवमेंट के लोग वो जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई जो बुक है, उसको जब ट्रांसलेट किया था तो वो खुद इस बात से पर्सन नहीं थे, कि खुश नहीं थे कि जिस आदमी ने ट्रांसलेट किया वो अपनी मानसिकता इसके अंदर जरूर इसके अंदर घुसेड़ेगा, जरूर इसमें शामिल करेगा। और साथ ही उसने अपना कोई ना कोई उसके अंदर पार्ट उसके अंदर प्ले किया, कोई ना कोई गलत चीजें उसके अंदर उन्होंने शामिल की। मेरा कहने का अर्थ ये है साथियों कि हर कास्ट के अंदर एक आदमी आप लोगों को बीच बीच में चेतावनी देता रहा है। आज अगर आप बंते जी की बात करेंगे, धम्मभूमि के माध्यम से भारत के हर कॉर्नर में ये काम चल रहा है। हर कॉर्नर में कार्यक्रम हो रहे हैं, जातियों को तोड़ने की बातें हो रही हैं, 5-5 दिन के, 10-10 दिन के कैंपेन किए जा रहे हैं, और उनमें एक बिरादरी का आदमी शामिल ना होकर के भिन्न भिन्न कास्ट के लोग उसमें शामिल होते हैं। और आपने देखा भी होगा, बंते जी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, या जितने भी शिविर लगाए जाते हैं बौद्ध धर्म के, जो चीवर धारण करके जो श्रामणेर बनते हैं, उसमें कोई आदमी किसी की बिरादरी नहीं पूछता, कोई किसी की जाति नहीं पूछता है। बस उनसे पूछा जाता है कि आप बौद्ध है, कि हाँ बौद्ध है, तो आप आओ और आप इसमें शामिल होकर के जो बुद्ध की शिक्षा है उनको सीखो, और उन शिक्षाओं को सीख करके आप इसको फैलाने की कोशिश करो। इसलिए प्रबुद्ध साथियों, जो धम्म भूमि की मुहिम है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, हमें इन विषयों पर काम करना चाहिए। और हम सामने वाले आदमी से जाकर के उसकी जाति ना पूछ करके हमें उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जैसे मैडम ने शुरुआत में ही पवज्जा जी बोल रही थी
कि हमारा जो धम्म है मैत्रीपूर्ण तरीके से काम करता है, मैत्री बनाता है। और दूसरे लोगों के बीच में जब आप लोग जाओगे तो सबसे पहले वो आपका नाम पूछेंगे, भाई क्या नाम है। वो जैसे मैं यहाँ मेडिसिन का काम करता हूँ, तो जैसे मैंने एजेंसी वाले से बात की, मैं एजेंसी पे गया, नई एजेंसी मैंने वहां बनाई थी, तो उसका उन्होंने पूछा भाई आप कहाँ से हो। मैंने कहा जी मैं पलवल से हूं। उन्होंने कहा जी पलवल की तो लैंग्वेज नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं पलवल से नहीं हूँ, मैं पीछे से रोहतक का रहने वाला हूँ। और रोहतक में मेरा गांव है, और इसलिए मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको वहीं के नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी का नाम क्या। मैंने कहा जी फला नाम है। फिर कहा जी घर में और कौन कौन है। मैंने कहा जी भाई है, माँ है, परिवार के सभी लोग हैं। तो फिर वो पूछते हैं जी आप अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, मणि कुमार के पीछे। मैंने कहा तो यार सीधा बोल दे, ये पूछ ले तेरी जाति क्या है, तो मैं बता देता हूँ यार मैं फला बिरादरी का आदमी हूँ। फिर वो बोलता नहीं नहीं यार आप तो बुरा मान गए, मैं तो वैसे कह रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है कि वो आप लोगों से कारण है उसके पीछे वो पूछने की कोशिश करते हैं भाई कौन बिरादरी से है। अगर आप डायरेक्ट उसको बता देते हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं, अन्यथा वो आपको कोशिश करते हैं छेड़ने की आप कौन है। अब ये मुट्ठी भर लोग हैं, हम थोड़े थोड़े लोग हैं। अगर हम बड़े पैमाने पर एक हो जाएं और एक साथ मिलकर के जब हम काम करें तो साथियों हम इन जातियों को खत्म कर सकते हैं। शेख सादी की एक स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं अगर चिड़िया आपस में समझौता कर ले तो शेर की भी वो खाल खींच सकती है। संगठित जो प्रयास है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज जो मूवमेंट है, वो तो बाबा साहब ने जो आप लोगों को बताई है, ये साहब ने जो बहुजन समाज की संकल्पना की है, ज्योतिबा फुले जी ने जो मूवमेंट खड़ी है, एक साथ में इकट्ठा करने की जो बात कही है, इन सब को जितने भी महापुरुष हैं, इन सब महापुरुषों को अगर तकलीफ दी तो सिर्फ एक आदमी ने दी है। हर आदमी उस बात को जानता है, क्योंकि जातियां जिंदा हैं तो उसकी रोटियां चलती हैं, जातियां जिंदा तो उसका पेट चलता है, उसकी पीढ़ियां सुरक्षित रहती हैं। और जातियां खत्म होती हैं तो उसके फिर वो कहता जी धर्म खतरे में आ गया है। तो कहने का अर्थ ये साथियों, हमें वो आदमी हमारे ऊपर जबरदस्ती जातियां थोपता है, आप लोगों ने जातियों को अपने ऊपर जबरदस्ती थोपना नहीं, आप लोगों ने इसका बाइकाट करना। जाति जो शब्द है वो पाली भाषा का ही शब्द है। जाति का मतलब है पैदा होना होता है। जाति का मतलब एक कास्ट बेस नहीं है कि कोई आदमी यहाँ पैदा हुआ इस जाति का है। अनेक जाति संखारा दुखा जाति पुनः पुनः। जो पाली लैंग्वेज में जिन्होंने स्टडी की है वो साथ इस बात को जानती है कि जो जाति है, जाति का मतलब पैदा होना होता है। एक आदमी पैदा हो उसको जाति बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे जातियां इतनी मजबूत हो गई, फिर इसको नाम नाम रूप उसका चेंज करते चले गए। अंग्रेजी में इसको लोग कास्ट कहने लगे, जैसे बाबा साहब ने कहा कि एनालिसिस ऑफ कास्ट। तो आप अगर महापुरुषों की बात कर रहे हैं, आप जय भीम कर रहे हैं, फिर साथ में अगर हमने बहुत बड़ा बैनर लगा रखा है कि ये फला बिरादरी का मोला और मैं ग्रेट फला हूँ, मैं ग्रेट धिकड़ा हूँ, साथियों ये गलत है। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं और साथ के साथ में इन जातियों का आप लोग ढो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, स्पष्ट है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को ना मान करके आप उन्हीं जातियों को और उसी आदमी की बात को मान रहे हैं जिसका एंटीना डायरेक्ट ऊपर जुड़ा हुआ है। हम लोग इन चीजों को छोड़ चुके हैं, और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको छोड़ चुकी है। चेंजिंग बड़े पैमाने पर आ चुका है। आप लोगों ने इस बदलाव, इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। धम्मभूमि इस मुहिम में काम करिए, बाकी और भी जो जातियां हैं, जो और भी जो लोग हैं वो इसमें काम कर रहे थे, हमने उसका सहयोग करना चाहिए। और जो आपके आसपास में जितने भी लोग हैं हमें उनको अवेयर करना चाहिए। जितने भी आज टीम के लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस गूगल मीट में, अगर आप सभी साथी मिलकर के प्रतिदिन का एक छोटा सा प्लान कर ले, एक गांव में आप जा करके, ज्यादा नहीं तो कम से कम सप्ताह में अगर एक बार हम किसी गांव में जाकर के रुकते हैं और हम भिन्न भिन्न जाति के लोगों को घरों में जाकर के हमारे महापुरुषों की बातें बताते हैं। अगर तथागत बुद्ध की जो स्टेटमेंट है, जैसे 5 शील है, सही तरीके से अगर हम 5 शील लोगों को बताना शुरू कर दें, जैसे आपने देखा होगा ना ये विश्व साकार हरि के बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं कि जानवरों से प्यार करो, और वो एक छोटी सी वो लगा रहा है कि जानवरों से तो प्यार करते हैं
लेकिन इंसान जब उनके बीच में जाता तो उसकी जाति के ऊपर पीएचडी करते हैं, और पीएचडी करने के बाद फिर उसकी कुटाई होती है। मंगलवार के दिन वो कहेंगे नॉनवेज की दुकानें बंद होगी, और मंगलवार के दिन जब आपकी जातिगत रूप से जब आप लोगों को कूटा जाता है, तब मंगलवार उनका खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि जो ठोकरें हम लोगों ने खाई हैं जाति के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, जितनी मार पिटाई, जितनी जलालत हम लोगों ने जाति से झेली है जाति के कारण, उसके बावजूद भी अगर आप लोग जाति से चिपके हुए हैं तो ये उन लोगों की गलती नहीं है साथियों, ये आप लोगों की अपनी गलती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि जो जाति है वो हमारे माथे के ऊपर वो कलंक है, और बाबा साहब कह रहे हैं कि हमारे उनके माथे पर नहीं है, ये हमारे मुंह के ऊपर कालिक पोती गई है। दूसरा आदमी उसको साफ नहीं करेगा, आप लोगों ने उसको खुद साफ करना होगा। हम खुद इसको अगर धोएंगे तो साथियों वो कलंक धुल जाएगा। और ये आप लोगों ने एक्सेप्ट करना होगा कि आप मुट्ठी भर लोग नहीं, आप कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आप लोगों की जनरेशन ना हो, आपकी संख्या ना हो। बस इतना सा है कि आप लोगों ने अपनी ताकत को समझना होगा। जैसे हाथी अपनी ताकत को नहीं समझ पाता है, अगर वो समझ जाए तो फिर साथी उसको काबू नहीं किया जा सकता है। महापुरुषों ने आप लोगों को रास्ते दिखाए। अब ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं जी बाबा साहब अम्बेडकर कुछ साल और जिंदा रहते तो हम ये हो जाते, साहब आश्रम कुछ साल और जिंदा रहते तो हम ये हो जाते। साथी ऐसा नहीं है। हर आदमी के पास जो लिमिटेड समय होता है, हम पैदा हुए हैं तो हम सबको एक दिन जाना है। बस बशर्ते आप लोग अगर जिंदा हैं तो जिंदा होने के आपके बीच में लक्षण नजर आने चाहिए। अगर आप जिंदा होकर के भी मरे हुए हैं, आपकी मानसिकता मरी हुई है, और आप हर जगह समझौतावादी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसका मतलब ये मान के चले कि आप लोग जिंदा नहीं। जिंदा अगर आप लोगों को दिखाई देना है, दिखना है, तो आप लोगों को रेगुलर लोग समाज के बीच में जाना होगा, समाज के बीच में काम करना होगा। आज का विषय पर मेरे को बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ा साथियों, और आप लोगों के लिए भी काफी असुविधा रही होगी, माफी चाहूंगा उसके लिए, क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के विषय पर मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखने की कोशिश की है। हो सकता है मेरा विषय आप लोगों को कड़वा नजर आए, क्योंकि मैं मीठी मीठी लीपा पोती वाली बातें कोटेड करके मैं आप लोगों को किसी को नहीं देता हूँ। मैं एग्जैक्ट जो भुगत रहा हूँ, जो लगातार मेरे साथ जिस तरह की हमारे सामने घटनाएं होती हैं, मैं उन विषयों पर बोलने की साथ ही कोशिश करता हूँ। आपने मेरी बातों को सुना है, आज बीआरसी ने धम्मभूमि ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद। समय भी हो गया है। सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद।